हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। और आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का लेक्चर 2 करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लोग क्यों साथ में आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने के लिए। साथ ही हमने देखा इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है। और हमने देखा कि इसका जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंडस्ट्री के अंदर पीस मेंटेन रखना, इंडस्ट्री के अंदर रिलेशंस को हारमोनियस रखना, कि लड़ाई ना हो, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ईजिली कैरी आउट करते रहें। साथ ही हमने देखे उसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर पार्टीज़ कौन सी इन्वॉल्व होती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। आज हम देखेंगे कि ये वाला जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री के अंदर पीस मेंटेन करने वाला या रिलेशंस को अच्छा रखने का, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं। इन अप्रोचेस से आप अपना एक क्वेश्चन कंफर्म मान सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन अप्रोचेस को देखने से पहले हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जैसे ये लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, which one of the following perspectives of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic as well as political power। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें, अगर आपने इन अप्रोचेस के बारे में नहीं पढ़ा तो इसको आंसर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक बार इस अप्रोचेस को पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसके अंदर गलत होने का चांस बहुत ही कम है। तो अप्रोचेस देखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अप्रोचेस के लिए आपको ये जानना है कि एक इंडस्ट्री के अंदर, अगर ये कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ ओनर होंगे। ओनर या आप उसको मैनेजर मान के चलिए। दूसरे होंगे वर्कर्स। जैसा कल की क्लास में देखा, मैनेजर या ओनर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और वर्कर्स को चाहिए कि हमारी वेजेस मैक्सिमम रहे, हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी रहे। ये सारी चीज़ें चाहिए वर्कर्स को। तो इन्हीं को लेके कन्फ्लिक्ट होता है, इन्हीं को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अप्रोचेस ऐसे आगे बढ़ती हैं कि कोई अप्रोचेस थिंकर्स देते हैं। तो कोई थिंकर ये मान के चलेगा कि जो मैनेजर है, मैनेजर का रोल है कि वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा रखे। वो कहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की है और यही इंडस्ट्री को अच्छा रखेगा। फिर दूसरा थिंकर आएगा, वो कहेगा कि वर्कर और मैनेजर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो वर्कर अपनी ट्रेड यूनियन बनाएगा और ट्रेड यूनियन बना के मैनेजर्स के साथ अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर एक थिंकर आया, जैसा कल हमने देखा था कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेजर्स या ओनर्स वर्किंग कंडीशंस को बहुत ही पुअर करते जा रहे थे। जो वर्किंग आवर्स हैं उनको इंक्रीज़ करते जा रहे थे, 12 to 14 आवर्स तक उनको एक एक दिन में काम करना पड़ता था। साथ ही जो फिज़िकल कंडीशंस थी वो भी काफ़ी ख़राब प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे में एक थिंकर आया जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स के पास अपनी बेड़ियों को पीछे छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो उनको एक तरह से ऐसे देखता था कि वर्कर्स के पास कोई भी पावर नहीं दे रखी इन कैपिटलिस्ट लोगों ने या इन ओनर्स ने, और वो वर्कर्स को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो ये कहता था कि आप रिवोल्यूशन लेके आओ, और रिवोल्यूशन क्या होगा कि कैपिटलिज्म को ही ख़त्म कर दो पूरी तरह से। तो ये कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी दे के जाएंगे। फिर कोई और थिंकर आएंगे, वो कहेंगे कि इंडस्ट्री को ये सारे के सारे लोग इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को सॉल्व नहीं कर पाए या उसको अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री को देख रहे हैं जैसे कि वो सिर्फ पूरी कंट्री के अंदर एक इंडस्ट्री ही एग्जिस्ट करती है और कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ एक ये इंडस्ट्री ही है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा, जहाँ का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम भी होगा, फिर इस कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ भी रिलेशन होगा। तो इन सब को एक साथ लेके चलना चाहिए।
ऐसे कर करके ये ढेर सारी अप्रोचेस बनेंगी। इन्हीं को हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे ये बनी है। तो पहली अप्रोच देख रहे हैं हम, यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी का मतलब होता है वन, ठीक है, इसका मीनिंग ही वन होता है। तो यूनिटरी अप्रोच क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक हैप्पी फैमिली की तरह है, और इस हैप्पी फैमिली के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट आते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे। ये टेम्परेरी एबरेशंस हैं। और क्यों होते हैं ये एबरेशन? क्योंकि मैनेजमेंट में कोई इशू था। तो अगर मैनेजमेंट में इशू था तो यूनिटरी अप्रोच किसको बोलेगी सही करने के लिए? तो सही करने का काम भी मैनेजमेंट का ही होगा। तो इसके अंदर जो यूनिटरी अप्रोच है ये बात करता है कोऑपरेशन की, कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर आदमी काम कर रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या उसका एम्प्लॉयर हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो सब के सब कोऑपरेट करने चाहिए। जब ये सारे के सारे लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे तो उससे सबको बेनिफिट होगा। तो कोऑपरेशन की अगर बात करें, कोऑपरेशन से क्या आता है? टीम वर्क। साथ ही साथ आपको अपना जो आपका गोल है वो भी शेयर करना है, यानी कि सबका सेम गोल होना चाहिए। इसके अंदर हम बात करें कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, कन्फ्लिक्ट को, जो कि टेम्परेरी एबरेशंस हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं एक तरह से कि मैनेजमेंट जो है वो इंडस्ट्री के फादर फिगर की तरह है, जो भी मैनेजर्स हैं। तो ये फादर फिगर खुद ही जो अपने वर्कर्स हैं, जो उनके बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, उनका खुद ही ख्याल रखेंगे। तो ये फादर फिगर की बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिटरिज्म को पैटर्नलिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है। और ये फादर क्या है? जैसे एक फादर अपने बच्चों से लॉयल्टी डिमांड करता है कि मैंने जो बोल दिया वो तुम कर लो, ऐसे ये जो मैनेजर्स हैं ये भी चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनसे जो बात बोल दी जाए वो काम कर दें। अब इसके अंदर सारा का सारा जो कन्फ्लिक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ रिजॉल्व हो रहा है, यानी कि ये जो मैनेजर है ये सारे कन्फ्लिक्ट को खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे में मैनेजर, जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मैनेजर की है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेड यूनियंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस अप्रोच के अंदर ट्रेड यूनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अगर कभी किसी इंडस्ट्री के अंदर जो ये अप्रोच फॉलो करता है उसके अंदर अगर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ कम्युनिकेशन को अच्छा करना है और कोई काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस की इंपॉर्टेंस कम है। इसके अंदर से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी अप्रोच है जो कि पैटर्नलिस्टिक पैटर्न फॉलो करती है, तो वो यूनिटरिज्म हो जाएगा। दूसरा आ सकता है कौन सी अप्रोच कन्फ्लिक्ट्स को टेम्परेरी एबरेशंस मानती है, वो भी यूनिटरी हो जाएगा। और तीसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यूनिटरी अप्रोच के अंदर ट्रेड यूनियंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड यूनियंस को अननेसेसरी माना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की होती है। अगली अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच के अंदर ऐसे देखा जाता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, डिफरेंट व्यू हो सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये अपना डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बना लेंगे। मान लीजिए मैनेजर का एक ग्रुप बना हुआ है, फिर ये कुछ लोग थे जो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हरियाणा से आए थे, तो इन सब ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, इनकी वैल्यूज़ कुछ कुछ सेम है। फिर कुछ लोग किसी और जगह से आए थे, पंजाब से मान लीजिए, और इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ग्रुप किसी भी बेसिस पे हो सकता है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट के बेसिस पे हो सकता है, कोई भी। तो ये जो प्लूरलिस्टिक है, प्लूरल का मतलब ढेर सारे, मल्टीपल, ठीक है, यूनिटरी का मतलब वन था, यहाँ पे प्लूरल है। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच के अंदर वो क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं और ये इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्ट ग्रुप्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब हर एक ग्रुप का, ये जो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बने हैं, इनका अपना कोई एम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई स्टाइल हो सकता है कि वो किस स्टाइल में अपनी लीडरशिप को मानेंगे या लीडरशिप को चुनेंगे। उनकी अपनी कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जब इतने सारे ग्रुप वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर, तो इनके बीच में
कन्फ्लिक्ट होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ये जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, यानी कि होके ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कन्फ्लिक्ट ना हो साथ। लेकिन वो कन्फ्लिक्ट को बुरा नहीं मानती। प्लूरलिस्टिक कहती है कि ये इनएविटेबल है लेकिन रेशनल है, मतलब इलॉजिकल नहीं है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, वहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजर का रोल कंट्रोल करने वाला नहीं होना चाहिए। यूनिटरी के अंदर हमने क्या देखा, मैनेजर ऊपर से नीचे एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है तुम ये बात कर लो, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लॉयल्टी दिखाएंगे और उसकी बात मान लेंगे। तो वो एक तरह से कंट्रोल कर रहा है एम्प्लॉयज़ को। लेकिन प्लूरलिस्टिक अप्रोच कहती है कि अगर वो ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं। ये यूनिटरी अप्रोच नहीं है जहाँ पे सिंगल अप्रोच से फॉलो करें। वहाँ की अजम्पशन ही पूरी तरह से इन्होंने ठुकरा दी। वहाँ की अजम्पशन क्या है? वन हैप्पी फैमिली इज़ दी अजम्पशन। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। प्लूरलिस्टिक के अंदर वो क्या कहते हैं कि कंट्रोल मत करो, तुम्हें उन्हें परसुएड करना है, यानी कि मनाना है, और साथ ही साथ उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है। यानी सबके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तुम उनको ऐसे कोऑर्डिनेट करो, ऐसी डायरेक्शन दो तो सारे के सारे एक ही एम की तरफ पहुँचें और तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो कोऑर्डिनेट और परसुएशन की बात ये करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इतने सारे ग्रुप, ये वाली अप्रोच मान के चल रही है कि ग्रुप बनेंगे ही, कन्फ्लिक्ट होगा ही, ऐसी अप्रोच के अंदर जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव माना गया। यानी कि इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? इन्होंने जो अपनी ट्रेड यूनियन बना रखी होगी वो, इनको रिप्रेजेंट करेगा इनकी ट्रेड यूनियन, इनको रिप्रेजेंट करेगा इनकी ट्रेड यूनियन। तो इस अप्रोच के अंदर ट्रेड यूनियन को लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव मान के चलते हैं। और यहाँ पे ये माना जाता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन होगी उतना ज़्यादा उनकी वॉइसेस को मैनेजर्स तक पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस को नेसेसरी माना है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्लूरलिस्टिक अप्रोच में इंडस्ट्री में हो रही हैं। सोसाइटी को कैसे रेगुलेट किया जाएगा? तो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेशंस बनाएगी और ट्रिब्यूनल्स बना के उनको सॉल्व करेगी। अगली अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच को आप रेडिकल अप्रोच या फिर रिवोल्यूशनरी अप्रोच भी कह सकते हैं। तो मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि ये जो सिस्टम है कैपिटलिज्म का, ये सिस्टम ही सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट है। जो भी कन्फ्लिक्ट की जड़ है वो कैपिटलिज्म है। क्यों कहता है वो कहता है कि जो ओनर है या फिर मैनेजर, उसको चाहिए प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता रहेगा। वो उनकी वर्किंग कंडीशंस को पुअर करेगा, उनको कम से कम वेज देने की कोशिश करेगा, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेगा। तो यहाँ पे मार्क्स का व्यू ये है कि जो कैपिटलिज्म है उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये इनएविटेबल है। अगर ओनर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता ही जाएगा तो कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट होके ही रहेगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। मार्क्स कहता है कि जो सोसाइटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिनके पास साधन है, हैव्स, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जो ओनर है, या फिर आप टाटा बिरला कह दीजिए। तो टाटा बिरला का अगर कोई बेटा होगा, उसको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो उनके पास कोई कमी नहीं है, वो कोई भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको कहा जाता है हैव नॉट्स, हैव नॉट्स कौन है? जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। तो जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो अपना बिजनेस इतना इजीली इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कहता है मार्क्स? मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी इन दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। कुछ लोग हैं जो अमीर हैं और वो और अमीर होते जा रहे हैं, बाकी जो पॉपुलेशन है वो पुअर है और वो और भी ज़्यादा पुअर होती जा रही है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ये हैव नॉट्स हैं, हैव नॉट्स को वो लेबर कहता है। तो मार्क्स इसका सॉल्यूशन क्या देता है? मार्क्स इसके लिए एक रिवोल्यूशनरी या फिर एक रेडिकल अप्रोच को प्रोपोगेट करता है। वो कहता है कि कैपिटलिज्म को ही हटा दो। जैसे ही कैपिटलिज्म को हटाएंगे वैसे ही ये जो कन्फ्लिक्ट की जड़ है, ये कन्फ्लिक्ट की जड़ खत्म हो जाएगी
और सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। मार्क्स साथ ही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी शक की निगाहों से देखता है। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट का मेन काम है, गवर्नमेंट के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव आ गए प्लस ब्यूरोक्रेसी भी आ गई। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट है ये भी सारा का सारा काम कैपिटलिस्ट को फेवर करने के लिए कर रहा है। तो जो भी वो पॉलिसी बनाएगा वो ऐसी ही होगी जो कैपिटलिस्ट को ही फेवर करेगी लास्ट में जाके। तो इसके अंदर मार्क्स ने जो इससे पहले वाली दो अप्रोच थी, यूनिटरी अप्रोच, उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहा है यूनिटरी अप्रोच तो वैसे ही ख़राब है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वन हैप्पी फैमिली है, वन हैप्पी फैमिली। लेकिन यहाँ पे मार्क्स क्या कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट तो होके ही रहेगा, कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, वो वन हैप्पी फैमिली तो हो ही नहीं सकती। जो प्लूरलिस्ट अप्रोच है, प्लूरलिस्ट अप्रोच क्या करती है, ये कैपिटलिज्म को ही प्रोपोगेट करती है कि कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाओ। लेकिन मार्क्स से कहता है कैपिटलिज्म जड़ है कन्फ्लिक्ट की। तो मार्क्स ने इन दोनों अप्रोचेस को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। इस पैराग्राफ के अंदर यही लिखा हुआ है। तो वो क्या कहता है कि जो लेबर और कैपिटल का कन्फ्लिक्ट है उसको हम जो लेबर और कैपिटल का कन्फ्लिक्ट है उसको हम बार्गेनिंग से, पार्टिसिपेशन से या कोऑपरेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक रेडिकल रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज लाना पड़ेगा, और वो सोशल चेंज है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम को ख़त्म कर दो। और ये कौन कौन से टूल्स देता है, ये टूल्स हमें अपने क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं। ये टूल्स देता है स्ट्राइक करो, घेराव करो, ठीक है, ये कोअर्सिव पावर यूज़ करने की बात करता है। मार्क्स के बाद अब हम देखेंगे सिस्टम्स अप्रोच। मार्क्स के बाद अब हमें देखना है, मार्क्स के बाद अब हम देखेंगे सिस्टम्स अप्रोच या सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच क्या कहती है कि इंडस्ट्री को आइसोलेशन में मत देखो, इंडस्ट्री को इकलौता ऐसे मत देखो कि वो इकलौती चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कंट्री के अंदर, जबकि इंडस्ट्री जो है वो ढेर सारे सब सिस्टम्स के साथ रहती है। यानी एक कंट्री को हम ढेर सारे सब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसका अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, उसका सोशल सिस्टम होगा, फिर उसके इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही हैं। जैसी सोसाइटी है वैसा ही इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा। अगर ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे विमेन को कम सैलरी दी जाती है तो वहाँ पे विमेन की पावर इंडस्ट्रियल रिलेशन में वीक रहेगी। पॉलिटिकल के अंदर अगर मान लीजिए कंट्री कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट कंट्री अपनी अलग पॉलिसीज़ प्रोपोगेट करेगा, डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट या कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ अलग पॉलिसीज़ प्रोपोगेट करेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये ढेर सारे सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं जो कि इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं और इनके रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक वाइडर सोसाइटी का सब सिस्टम है, और जो ये सोसाइटी होती है ये मिक्सचर है ट्रेडिशंस का, कस्टम का, एक्शन रिएक्शन और इंटरेक्शंस का। ये ढेर सारी पार्टीज होंगी यहाँ पे, या ढेर सारे लोग होंगे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो सब कुछ हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करेगा। तो ये सिस्टम इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिफरेंट लेवल्स पे देखती है। डिफरेंट लेवल क्या क्या हो सकते हैं, तो एक बड़े लेवल पे देखें, ये एक कंट्री है मान लीजिए इंडिया, और ये एक कंट्री है मान लीजिए यूएस। तो इन दोनों के आपस में इंडिया का अपना एक इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडिया का, और यूएस का अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन है यूएस का। तो इन दोनों के इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच में कंपैरिजन करेंगे लोग। इंडिया के लोग कहेंगे कि यूएस के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हमें क्यों नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कंपेयर किया, तो यहाँ का इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, यहाँ के जो रूल्स हैं, यहाँ की जो पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं, वो इंडिया के इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि लोग उससे इंस्पायर होकर डिमांड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक लेवल तो ये हो गया दो कंट्री के बीच में, फिर हो जाएगा
आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, मान लीजिए ये कॉटन की इंडस्ट्री है, तो कॉटन की इंडस्ट्री इस कंट्री के अंदर जो बाकी सब सिस्टम है, सोशल और पॉलिटिकल सब सिस्टम, उनसे अफेक्ट हो रही होगी कॉटन की इंडस्ट्री। फिर इस कॉटन की इंडस्ट्री के अंदर ढेर सारी कंपनीज होंगी। मान लीजिए कंपनी है ए, बी, सी, डी। तो ए अपना कोई पॉलिसी फॉलो कर रही होगी इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सी अपनी कोई पॉलिसी फॉलो कर रही होगी, तो ए की पॉलिसीज जो है वो सी की पॉलिसी को अफेक्ट करेगी। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे इंटरेक्शन हो रही है। दूसरी कंट्री के इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। जो कंट्री है, कंट्री के डिफरेंट सब सिस्टम, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर उस इंडस्ट्री के अंदर ढेर सारे प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और अफेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। तो यही डिफरेंट लेवल्स पे, वर्क प्लेस पे हो रहा है, रीजनल और नेशनल लेवल पे हो रहा है। इसके अंदर आपको ये नाम याद रखना है, प्रोफेसर जेपी डनलप। हो सकता है पूछा ना जाए लेकिन फिर भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रोफेसर जेपी डनलप क्या कहता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको हम 3 ब्रॉड एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा एंटरप्राइज लेवल पे, ये जो हमने देखा, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, ए जो है वो बी को कर रही है, बी जो है वो सी को अफेक्ट कर रही है। दूसरा हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर क्या क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन है। साथ ही साथ कंपैरिजन अमंग कंट्रीज, इंडिया का कंपैरिजन होगा यूएस के साथ। फिर तीसरा लेवल कौन सा है, इंडस्ट्री का रिलेशन उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कैसे अफेक्ट हो रहा है। अगर कंट्री अच्छे से डेवलप कर रही होगी तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अलग होगा। कंट्री पुअरली डेवलप्ड होगी तो जैसे आप उसमें बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश अभी तेज़ी से ग्रो कर रहा है पर अभी भी वो पूरी तरह से रिच नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो ज़्यादातर प्रॉफिट मेकिंग या मैनेजर की तरफ है। तो इसीलिए एक बिल्डिंग बना देते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे वर्कर्स को एक साथ कपड़े बनाने के लिए एम्प्लॉय कर दिया जाता है। तो आप न्यूज़ में देखेंगे बहुत बार ये बिल्डिंग गिर जाती है, सालों से ये बिल्डिंग खड़ी है, कभी इसकी रिपेयर नहीं हुई। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे इन्होंने लेबर बिठा रखी है, ढेर सारी मशीन लगा रखी हैं, तो ये बिल्डिंग गिर जाती है और कई लेबर, 100 की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पे मारे जाते हैं। तो ये बांग्लादेश के अंदर हम कह सकते हैं ना, पुअर वर्किंग कंडीशन दे रखी है उनको। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। अगली अप्रोच है ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ऑक्सफोर्ड अप्रोच दी थी फ्लैंडर्स ने। तो फ्लैंडर्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जॉब को कैसे रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, जॉब को रेगुलेट करने के लिए आप कुछ ना कुछ रूल्स बनाएंगे और जब आप किसी को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उसको इन रूल्स को मानना पड़ेगा। और जैसे आप मान लीजिए आप जब ऑफिसर बनेंगे, एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर बनते हैं ईपीएफओ में, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया जाएगा जिसके अंदर सारी वर्किंग कंडीशन लिखी होगी कि आपको सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक काम करना है या फिर 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक काम करना है। ये वर्किंग कंडीशन होगी, आपकी सैलरी लिखी होगी उसके अंदर। तो ये यहाँ पे रूल्स आपसे साइन करवाए जा रहे हैं और आपने एक बार इन रूल्स को साइन कर दिया, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, हो सकता है आपकी सैलरी कट जाए या आपको जो लीव मिली हुई है वो लीव में से आपको डिडक्ट कर लिया जाए। तो जो फ्लैंडर्स है वो कहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन जॉब रेगुलेशन है जो कि रूल्स पे डिपेंड करती है। ये दो तरह के हो सकती है जॉब रेगुलेशन जो है, दो तरह उसने कौन से बोले, एक हो सकती है इंटरनल, एक हो सकती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल जॉब रेगुलेशन में क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा कि आपने क्या क्या कोड्स बना रखे हैं, आप कैसे उनको वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वेज स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसे उनकी, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, उनको कोई ग्रीवांसेस होती हैं तो कैसे उनकी ग्रीवांसेस को आप हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपके इंटरनल हो जाएंगी। एक्सटर्नल के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल के अंदर आ जाएगा कि लोग अपनी ट्रेड यूनियंस बनाएंगे और वो अपनी चीज़ों को मैनेज करवाएंगे। ये दो तरह की उसने जॉब रेगुलेशन की बात की है फ्लैंडर्स ने।
तो एक बार देख लेते हैं नोट्स के अंदर से। इंटरनल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आ जाएगा कि कौन कौन से कोड्स हैं वर्क रूल्स के। इंटरनल प्रोसीजर क्या है कंसल्टेशन का, वेज स्ट्रक्चर क्या है, ग्रीवांसेस को कैसे हैंडल किया जा रहा है। जो ट्रेड यूनियन है उसको एक्सटर्नल रेगुलेशन का पार्ट माना है। ये याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड अप्रोच के अंदर ट्रेड यूनियन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फिर ऑक्सफोर्ड अप्रोच के अंदर वो एक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन इस अप्रोच के अंदर इन्वॉल्व होगा। मैनेजर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। रिप्रेजेंटेटिव वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, ट्रेड यूनियन, और मैनेजर्स के कौन होते हैं, एम्प्लॉयर एसोसिएशन। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में देखा था। तो ये दोनों हो गए, मैनेजर, वर्कर, उनके रिप्रेजेंटेटिव, और फोर्थ आपके गवर्नमेंट एजेंसीज। ये याद करने की ऑक्सफोर्ड अप्रोच के कौन कौन से एक्टर्स हैं। तो ऑक्सफोर्ड अप्रोच क्या कहती है, आपको जॉब को रेगुलेट करना है, जो दो तरह से हो सकती है, इंटरनल या एक्सटर्नल। और जॉब को रेगुलेट करने के लिए आप रूल्स बनाएंगे। वो रूल्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है। रूल्स या तो सब्सटेंटेटिव हो सकते हैं या फिर आपके प्रोसीजरल हो सकते हैं। प्रोसीजरल क्या है, ये वो प्रोसीजर है जिससे आप रूल्स बनाते हैं। मान लीजिए आप कंपनी के मैनेजर हैं, तो आपने एक कमेटी बना दी जिसके अंदर 4 लोग हैं। ये 4 लोग डिसाइड करेंगे कि किन रूल से हमारी कंपनी आगे चलेगी। तो ये आपके प्रोसीजरल हो गया कि आपने रूल्स को कैसे बनाया है। फिर जो आपने रूल्स बनाए हैं वो जब आप किसी आदमी को एम्प्लॉय करेंगे, वो साइन करेगा, तो उसको वो रूल्स दिए जाएंगे, वो हो जाएगा सब्सटेंटेटिव। तो प्रोसीजर के अंदर रूल्स बना रहे हैं, सब्सटेंटेटिव के अंदर आप रूल्स को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं लोगों के, जब लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं आप तब। तो रूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सब्सटेंटेटिव एंड प्रोसीजरल। सब्सटेंटेटिव रूल क्या है, वो बताता है कि कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी जब आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कि आपको 8 से 9 बजे तक आना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये आपके बेनिफिट होंगे, आप अपने सीनियर की बात ऐसे मानेंगे। तो ये आपके रूल्स हैं जो आपने एम्प्लॉय किए तब उसको बता दिए। और प्रोसीजरल के अंदर इन रूल्स को बनाने का तरीका क्या था, हाउ सब्सटेंटेटिव रूल्स आर टू बी मेड एंड अंडरस्टूड, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर वो ऑक्सफोर्ड अप्रोच क्या कहती है कि जो ये रूल्स बना रहे हैं, इस रूल्स को बनाने में कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ होता है। बस इतना आपको इस अप्रोच में याद रखना है। ऑक्सफोर्ड अप्रोच है जॉब रेगुलेशन, जो दो तरह की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जॉब रेगुलेशन करने के लिए आप रूल्स बनाएंगे। रूल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, सब्सटेंटेटिव और प्रोसीजरल। और जो रूल्स बनाए हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस से बनाए हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने कल की क्लास में देखी थी, इसके ऊपर एक पूरा अलग से टॉपिक भी होगा। अगली अप्रोच देखते हैं। अगली अप्रोच है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। तो इसके अंदर हमें ये देखना है, सोशियो, ये जो है ये सोसाइटी से डिराइव्ड वर्ड है, और इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री के अंदर का। तो इंडस्ट्री के अंदर जो सोसाइटी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम इंडस्ट्रियल अप्रोच के अंदर देखते हैं। तो अगर इंडिया का ही हम एग्जांपल लेके चलेंगे, इंडिया के अंदर ढेर सारी कास्ट हैं, ठीक है। फिर आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है इंडिया के अंदर, क्योंकि ऐसा रहा है बैकग्राउंड। फिर इंडिया का फैमिली स्ट्रक्चर भी अलग तरीके का रहा है बाकी कैपिटलिस्ट कंट्री के मुकाबले। इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली होती हैं। तो एक जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो डिफरेंट कास्ट, कलर, कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड के हैं। तो इन्हीं सारे डिफरेंसेस की वजह से उनकी पर्सनैलिटी भी अलग होगी, उनकी एजुकेशन भी अलग होगी, उनके इमोशन सेंटिमेंट भी अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इंडस्ट्री को, एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेके आती है। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव जब एग्जिस्ट करेंगे तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, बिकॉज ऑफ ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं, आपकी सोसाइटी की वजह से ये फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इन सोशल फैक्टर्स की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन अराइज हो रहा है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन है, इसकी वजह से आपके जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये प्रॉब्लम आपकी दो लेवल पे आ सकती हैं। पहली तो आपकी होगी इंट्रा प्लांट लेवल पे, और दूसरी होगी आउटसाइड द फर्म। इंट्रा प्लांट लेवल मतलब उसी प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस बनेंगे,
ह्यूमन रिलेशंस, उससे दिक्कत आएगी। अलग अलग स्ट्रक्चर बना होगा काम करने का, एचआर अलग तरीके से काम करता है, मार्केटिंग अलग तरीके से काम करती है। इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स चेंज आ जाएं। तो ये इंट्रा प्लांट लेवल पे आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं। यहाँ के जो कॉजेज़ आपको याद करने हैं इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी के अंदर, वो है जॉब कंटेंटमेंट। आप अपनी जॉब से खुश हैं या नहीं, आपको कैसा टास्क दिया जा रहा है और कैसी मशीन्स पे आपको काम करवाया जा रहा है। आउटसाइड द फर्म में क्या आ जाएगा, अगर ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं इनको आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो आपका आउटसाइड द फर्म बन जाएगा, लोग ट्रेड यूनियन बना के स्ट्राइक कर लेंगे। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर है। मान लीजिए एचआर के अंदर कोई दिक्कत चल रही है तो वो जाएगा अपने सीनियर के पास, उससे बोलेगा कि मेरे को ये दिक्कत चल रही है, मेरे को अपना वर्क टास्क पसंद नहीं है। जो सीनियर है वो उस वर्क टास्क को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसको दूसरा टास्क देगा या कोई और काम करेगा। पर अगर वो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा तो हो सकता है वो अपनी ट्रेड यूनियन में जाके कंप्लेंट कर दे कि मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है और वो सॉल्व नहीं हुई। तो जो ट्रेड यूनियन है वो इंडस्ट्री के बाहर स्ट्राइक पे बैठ जाएगी, तो ये आउटसाइड द इंडस्ट्री हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको एक तरीका बताया। सोशल फैक्टर्स हम देख चुके हैं, वर्कर का एटीट्यूड, सोसाइटी को लेके उसकी परसेप्शन क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, अर्बनाइजेशन का क्या लेवल है, कहीं ऐसा तो नहीं है वर्कर ज़्यादा गैम्बलिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं। तो ये आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक लाइन उठ के आ जाएगी। सिर्फ आपको एक ऐसे पूछ लेंगे कि इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी अप्रोच क्या कहती है, फिर उसमें डिफरेंट वो दे देंगे कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फिर आ जाएगा कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ऐसे कर करके आपको पॉइंट्स देंगे जिसमें से आपको चूज़ करना होगा। अगली अप्रोच है सोशल एक्शन मॉडल। सोशल एक्शन मॉडल ये भी वही सोसाइटी से रिलेटेड है। ये लोगों के बिहेवियर को पढ़ने की बात करती है कि लोगों के बिहेवियर की स्टडी करो और फिर देखो कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है। तो अगर तुम्हें इंडस्ट्री में पीस बनाए रखनी है तो आप उनके वैल्यू या बिहेवियरल सिस्टम को जान लें, उससे आप इंडस्ट्री की पीस को मेंटेन कर पाएंगे। सिंपल सा है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। अगली अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आ जाएगा कि आपका परसेप्शन क्या है दूसरे आदमी के बारे में। ये भी कल हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, मैनेजर ये मान के चलता है कि सारे के सारे वर्कर लेजी हैं, तो मैनेजर क्या करेगा, एक स्ट्रिक्ट अप्रोच को फॉलो करेगा, उनको पनिशमेंट देगा, उनको सस्पेंड करने की धमकी देगा, स्ट्रिक्ट रहेगा। लेकिन अगर मैनेजर का परसेप्शन है कि वर्कर्स लेजी नहीं है, वो हार्ड वर्किंग आदमी है, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए कि हम उसको कैसे डायरेक्ट करें, हो सकता है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैनेजर का ये परसेप्शन है कि वो हार्ड वर्किंग है पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो उसको पनिश नहीं करेगा, वो उसको ट्रेन करने की कोशिश करेगा, उसको इंसेंटिवाइज करेगा। कोई और मैनेजर का परसेप्शन हो सकता है कि पनिशमेंट से या ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, उनको ज़्यादा पैसे दे दो तो वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, तो वो मोटिवेशन के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच भी यही बात कहती है कि जो आपके परसेप्शन है, परसेप्शन से डिफाइन होगा कि आप कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैनेजर कैसे देख रही है कि हमारा इंडस्ट्री कैसे काम करती है, और वर्कर्स कैसे देख रहे हैं कि हमें कैसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या हमें ज़्यादा पैसों से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या हमें किसी और चीज़ से, वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या जॉब सिक्योरिटी से मिल रहा है। जो वर्कर का परसेप्शन होगा वही उसका फंक्शन डिफाइन करेगा। तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आप इन परसेप्शंस को, एटीट्यूड्स को, इन परसेप्शंस को, एटीट्यूड्स को अगर समझेंगे तो आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा रख सकते हैं। अगली अप्रोच है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए हमने कल एक स्टोरी की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर ये कंट्री है तो इस कंट्री के अंदर ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है, तो इंडस्ट्री ज़्यादातर अर्बन एरिया में लगती थी और जो मेजर पॉपुलेशन रहती थी वो रहती थी रूरल एरियाज़ के अंदर। तो जब इंडस्ट्री लगने लगी, इन्हें वर्कर्स की नीड थी, तो रूरल एरिया से वर्कर्स अर्बन एरिया में आके रहने लगे। ये जो वर्कर्स थे ये मेल यंग मेंबर्स थे, तो ये जब अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो इनकी फैमिली पीछे रह गई। फीमेल्स जो हैं वो इतना माइग्रेट नहीं करती क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाती, हैवी लिफ्टिंग होती है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।
साथ ही ओल्डर पॉपुलेशन भी माइग्रेट नहीं करती। तो ऐसे में जो यंग मेंबर है वो अकेला ही आके अर्बन एरिया में रह रहा है, तो उसको यहाँ पे सोशल आइसोलेशन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो अर्बन एरिया की जो लाइफस्टाइल है उससे वो अपने आप को ट्यून नहीं कर पा रहा। दूसरी दिक्कत उसको ये आ सकती है कि यहाँ पे उसका इमोशनल सपोर्ट ख़त्म हो गया। अगर उसको अपनी बात शेयर करनी है तो वो किससे करे? वर्कर्स इतने भी अमीर नहीं होते कि चौबीसों घंटे फ़ोन पे लगे रहें। तो ऐसे टाइम में वो क्या करता है, जो यहाँ पे ये मेल मेंबर्स आए हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर ही अपने रिलेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सारे के सारे मेल मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ये होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही लंच होगा ये सारे मेल मेंबर एक ही जगह पे आके मिलने लगेंगे। जैसे ही उनकी छुट्टी होगी साथ में मिलके वो अपने घर की तरफ चले जाएंगे। हो सकता है वो साथ में रहने भी लगें, क्योंकि उनकी फैमिली तो पीछे रह गई। तो वो जिससे ढंग से बात कर पाएंगे, जिससे उनकी ट्यूनिंग अच्छी बन पाएगी, वो उन्हीं के साथ बात करेगा, उन्हीं के साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा और रहेगा। तो उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है, और ये बन जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर ए की लड़ाई हो गई बी मैनेजर के साथ, तो वो बी को बोलेगा कि यार मेरी इस मैनेजर से लड़ाई हो रखी है, तो मैं तो आगे से कम कम प्रोड्यूस करूँगा, जो वो बोलेगा मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा, तू भी मेरा साथ दे। तो ए कहेगा कि अच्छा तेरी लड़ाई हो गई तो मैं भी अब तेरे साथ हूँ, मैं भी अब से कम प्रोड्यूस करूँगा। तो ऐसे कर करके जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है। तो एक आदमी था, एल्टन मायो, एक थिंकर था। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट में उसने अलग अलग वेजेस देने की कोशिश की लोगों को, अलग अलग लाइट, यानी कि फिज़िकल कंडीशन जो है, फिज़िकल कंडीशन को चेंज करके लोगों से काम करवाया अलग अलग फिज़िकल कंडीशन में। एक को दे दी 100 वाट की बल्ब और उससे काम करवाया, दूसरे को दे दिया 10 वाट का बल्ब, उससे काम करवाया। तो इन सब को करने के बाद वो इस नतीजे पे निकला कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो चीज़ मैटर कर रही है वो है ह्यूमन रिलेशन। कि ह्यूमन रिलेशन कैसा है इंडस्ट्री के अंदर। तुमने उनको फिजिकल कंडीशन ऑल्टर कर दी, लेकिन तब भी प्रोडक्शन में चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया प्रोडक्शन के अंदर? क्योंकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसने अपने लोगों से कह दिया कि ये जो है हमें अलग अलग लाइट दे के हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम बहक मत जाना कि कहीं तुम ये सोचो कि अच्छी लाइट मिल गई तो अब हम 100 की जगह 150 प्रोड्यूस कर दें। तो कल को ये हमसे उम्मीद करेंगे कि हम हमेशा 150 ही प्रोड्यूस करते रहें, तो तुम अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा मत रखो, तुम 100 पे ही रखो। ऐसे ही जब लाइट कम की तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी बात बोल दी कि अगर तुम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हें निकाल दें। तो लाइट भले ही कम हो गई है पर आपको 100 तो प्रोड्यूस करना ही है, तो अपने प्रोडक्शन लेवल को नीचे मत जाने दो। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एल्टन मायो ने पाया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत रोल प्ले कर रही है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। तो इसीलिए उसी से ही डिराइव हुई हमारी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इसके प्रोपोनेंट्स कौन है? कीथ डेविस। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एल्टन मायो ने। और इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसका नाम था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। तो कीथ डेविस क्या कहते हैं कि इस अप्रोच के अंदर कि जो ह्यूमंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। उसको मशीन का कोई एक हिस्सा मत मान के चलो, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो। और जो ह्यूमन बीइंग है उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं। ऐसी ही नीड्स होती है इकोनॉमिक या फिर साइकोलॉजिकल। इकोनॉमिक नीड्स के अंदर वही आ जाएगा कि उसको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान मिलता रहे। और जो साइकोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या हो जाएगा कि उसको पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। वो जब घर पे आए तो उसके पास कोई बात करने के लिए होना चाहिए। तो अगर तुम्हें उनकी एफिशिएंसी बढ़ा के रखनी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को अच्छा रखना है और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो उनके मोराल को हाई रखो। उनके मोराल को हाई रखो, उनकी सेटिस्फेक्शन को हाई रखो। सेटिस्फेक्शन कैसे हाई होगी? जब तुम उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स और इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करोगे। इसमें मैनेजर के रोल को क्या कहा है कि तुम कम्युनिकेशन को प्रॉपरली रखना चाहिए तुम्हें, ताकि अगर कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को तुम सॉल्व कर सको। और इसी के अंदर हमने जो बात की इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
तो एक इनफॉर्मल सोशल क्लाइमेट है, वर्कर्स के बीच में ये क्लाइमेट बना के रखना चाहिए। क्योंकि जब इनफॉर्मल क्लाइमेट होगा, मान लीजिए एक मैनेजर ने इस वर्कर को डांट दिया, अब ये वर्कर अपना गुस्सा कहीं पे भी नहीं निकाल पा रहा, किसी से बात भी शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी फैमिली तो गांव में रहती है। तो वो क्या करेगा, कल को जब मैनेजर अपने घर जा रहा होगा तो ये रास्ते में उसको पकड़ लेगा और उसको मार देगा। लेकिन अगर कोई एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट बना हुआ है तो ये आएगा, अपनी बात को इन लोगों से शेयर करेगा, उसका मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आउटलेट प्रोवाइड करता है वर्कर्स को अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अगली अप्रोच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, वो है गिरी अप्रोच। ये वीवी गिरी ही है। तो वीवी गिरी क्या कहते थे, वो कहते थे, ये आप वर्ड याद कर लीजिए, ये बाय पार्टीजन अप्रोच की बात करते हैं। बाय का मतलब होता है टू। तो वो क्या कहते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए दो ही पार्टी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। एक तो आपके वर्कर्स हो जाएंगे और दूसरे आपके एम्प्लॉयर्स हो जाएंगे। सिर्फ ये दोनों लोग आपस में वॉलंटरी तरीके से, मतलब खुद ही ये आए और बताएं कि हमें ये दिक्कत है और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपस में ये बात करें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अगर इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी हाई रहेगी और इंडस्ट्री के अंदर पीस रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए और गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करने लगे और वो बोले कि ऐसे सॉल्व मत करो, तुम हमारे तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, तो इसको कह दिया जाएगा कि गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर थोप रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पार्टी, अगर गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो कितनी पार्टी हो गई, एक, दो, तीन। ये ट्राई पार्टीजन अप्रोच होती है। वीवी गिरी ट्राई पार्टीजन के फेवर में नहीं थे, ट्राई पार्टीजन के फेवर में नहीं थे। वो कह रहे हैं कि वॉलंटरी तरीके से आओ और खुद इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए जब वर्कर्स हैं, जब हमने कल कलेक्टिव बार्गेनिंग किया था उसमें हमने देखा था कि अकेला वर्कर बार्गेन नहीं कर सकता, उसको मैनेजर दबा देगा। तो वर्कर्स अपनी ट्रेड यूनियन बनाएगा, अपना ग्रुप बनाएगा और फिर वो सारे के सारे मिल के बार्गेनिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस हो रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो वीवी गिरी की अप्रोच से जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि क्या इसके अंदर ट्रेड यूनियंस को इंपॉर्टेंस दी है, तो ट्रेड यूनियंस को इंपॉर्टेंस है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस है, और बाय पार्टीजन अप्रोच की बात हो रही है। ट्राई पार्टीजन के वो फेवर में नहीं थे। तो वीवी गिरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। म्यूचुअल नेगोशिएशन, आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं ये यहाँ पे। जो गवर्नमेंट है वो एनकरेज करे बस कि वो म्यूचुअली नेगोशिएट कर लें, पर आउटसाइड से इंटरफेरेंस करे आउटसाइड से। उनकी ओपिनियन ये थी कि वॉलेंट्री एफर्ट होना चाहिए ताकि वो अपने डिफरेंसेस को सॉल्व कर सकें। बाहर से अगर कोई कंपल्शन लगा दी जाएगी, अगर जो हमने कहा था कि गवर्नमेंट बाहर से उनको बता दे कि कैसे सॉल्व करना है, तो उस कंपल्शन को एक बिटर मेडिसिन का है कि कड़वी दवाई है, उस कड़वी दवाई को कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये अप्रोच इंटरनल सेटलमेंट को एम्फेसाइज करती है और कंपलसरी एडजुडिकेशन की बात करती है। वो इसके अंदर क्या कंपलसरी एडजुडिकेशन क्या है, अगर तुम्हारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो तुम म्यूचुअली बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो पर वो नहीं हुई, तो तुम अपने कन्फ्लिक्ट को बाहर ले जाओगे कोर्ट्स में या फिर ट्राइब्यूनल में। ठीक है, और ये कोर्ट और ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन देके तुम्हारे ऊपर थोप देगा, आउटसाइड से डिसीजन को थोपेगा, जो कि बिटर पिल की तरह है। इस बिटर पिल को कोई भी, बिटर मेडिसिन की तरह इसको कोई भी लाइक नहीं करता है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको तुम अवॉइड करने की कोशिश करो, और ये सिर्फ एज लास्ट रिजॉर्ट कि अब कोई और चारा बचा ही नहीं है, सिर्फ उसी केस में इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये जो कंपलसरी एडजुडिकेशन है वो ये है। अगली अप्रोच है आपकी गांधीयन अप्रोच, ये हमारी लास्ट अप्रोच है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गांधी के उन्हीं प्रिंसिपल्स पे फॉलो करती है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में हमने फॉलो किया था, यानी कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस किन के बीच में, इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो गांधी क्या कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो और जो लेबर क्लास है ये दोनों के दोनों साथ में पीसफुली रह सकते हैं।
क्यों रह सकते हैं ये पीसफुली? क्योंकि हर एक इंसान, जो गांधी जी हैं वो ये बिलीव करते थे कि हर एक इंसान केपेबल है अच्छी चीज़ों के लिए, उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। तो तुम इंसान से नफरत मत करो। अगर कोई सिस्टम ख़राब है तो वो सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए भी इन्होंने तरीके बताए हैं, वो अभी देखेंगे हम। सिस्टम ख़राब है, सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल अच्छा है, इसीलिए वो पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट की बात करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखो कि सब अच्छे हैं, वायलेंट मत बनो। तो ये नॉन वायलेंस को वो क्या कहेंगे कि स्ट्राइक भी करनी है तो एकदम लास्ट रिजॉर्ट की तरह स्ट्राइक करो, वो भी नॉन वायलेंट। नॉन पोजेशन, ये क्या कहता है कि जो कैपिटलिस्ट हैं या जो ओनर हैं, उनको अपने रिसोर्सेज को या जो इंडस्ट्री है उसको एक ट्रस्टी की तरह देखना चाहिए कि ये रिसोर्स मेरे नहीं हैं, ये मैंने लोगों के लिए, मैं बस इनको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं लोगों के लिए मैनेज करता रहूँगा, इसका जो प्रॉफिट है ये भी मैं सोसाइटी को वापस कर दूंगा। तो ये ट्रस्टीशिप अप्रोच की बात करते हैं गांधी जी। उनको इमेंस फेथ था गुडनेस ऑफ मैन पे, और वो ये बिलीव करते थे कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर जो इविल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सिस्टम्स की वजह से है। सिस्टम में कुछ खराबी थी इसलिए ये इविल एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर इंडिविजुअल अपने आप में खराब नहीं होते। तो वो क्या इंसिस्ट करते हैं कि हर एक वर्कर को ह्यूमन बीइंग की तरह देखो, और अगर तुम सही से लोगों को ट्रीट करोगे तो वही जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। और अगर तुम ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो वो स्टैग्नेशन की तरफ ले जाएगा। रिजॉल्व करने के लिए जो इन्होंने तरीके दिए थे वो तरीका है कि तुम कलेक्टिव बार्गेनिंग करो। यहाँ पे भी वही कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि तुम कलेक्टिव बार्गेनिंग करो और उसमें अपनी रीजनेबल डिमांड्स को मनाने की कोशिश करो बार्गेनिंग के प्रोसेस से। स्ट्राइक को जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड करो, स्पेशली अगर तुम असेंशियल सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हो। तो अगर स्ट्राइक तुम्हें करनी पड़े तो उसको लास्ट मेजर की तरह या लास्ट रिजॉर्ट की तरह, कि हमारा अब कोई चारा बचा ही नहीं है इसलिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है, तो उसे लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ करो। और तब भी स्ट्राइक्स को नॉन वायलेंट रखने की कोशिश करनी है। वो क्या कहते हैं कि वर्कर्स जो हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं ये वॉलेंटरी होनी चाहिए, वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन होना चाहिए। ट्रेड यूनियंस की बात वो कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस को जब भी स्ट्राइक करनी है, ये जो स्ट्राइक की बात हो रही है, तो ट्रेड यूनियन अगर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं तो वो सारे वर्कर्स जितने भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे पहले सहमति ले लें, उनसे बात कर लें। क्या होता है जब स्ट्राइक हो रही है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारी ट्रेड यूनियंस भी हो सकती हैं, ढेर सारे वर्कर भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक ट्रेड यूनियन बनी हुई है और ये इसके अंदर ये उसके ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं और ये सारे ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं वर्कर्स। तो मान लीजिए कि इनको कोई दिक्कत थी और इस ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कॉल किया, तो इस ट्रेड यूनियन के ये सारे मेंबर एग्री कर रहे हैं इसलिए स्ट्राइक हो रही है। लेकिन ये सारे के सारे इस ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं, हो सकता है ये एग्री ना करें। तो गांधी जी एडवोकेट करते हैं कि अगर तुम्हें स्ट्राइक करनी है तो सारे वर्कर से अथॉरिटी लो और उसके बाद स्ट्राइक करो, और स्ट्राइक भी नॉन वायलेंट और पीसफुल होनी चाहिए। जो फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फिलेंथ्रोपिक मतलब कि जो समाज के कल्याण के लिए है, जैसे वॉरेन बुफे अपनी इनकम का ढेर सारा पोर्शन जो है वो डोनेट कर देता है। ठीक है, इसको फिलेंथ्रोपी कहते हैं। तो अगर कोई फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ट्रेड यूनियन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये फिलेंथ्रोपिक है, इसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, इसका मोटिव होता है सोसाइटी की वेलफेयर। साथ ही साथ जो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि वर्कर्स को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करो। तो ह्यूमन बींग्स को आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोगे, उनको अपना इक्वल मानोगे। लेबर यूनियन जो है उसको हेल्दी मान के चलो, लेबर यूनियन से नफरत मत करो। बहुत सारे मैनेजर्स को ये जो ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन होती है ये पसंद नहीं होती, क्योंकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर उनसे बार्गेनिंग करते हैं, उन्हें कोर्स करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बात मानो वरना हम स्ट्राइक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गांधी जी एडवोकेट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। और अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन
इसमें से कौन सी जो अप्रोच है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड होती है दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव एंड हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल कंट्रोल। तो इन अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच ये एज्यूम करके चलती है कि दोनों पार्टीज एग्जिस्ट भी करते हैं, साथ ही साथ उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने की। तो यूनिटरी अप्रोच के अंदर तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ मैनेजर्स ही सब कुछ है, वो ट्रेड यूनियंस को तो एग्जिस्ट भी नहीं करने दे रहे, यानी कि लेबर के पास कोई भी पावर नहीं है, तो ये हट जाएगा। रेडिकल पर्सपेक्टिव मार्क्स वाला होता है, वो क्या कहता है कि जो सारी की सारी पावर है वो ओनर्स के पास है। वो इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि कैपिटलिज्म की वजह से सारा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैपिटलिज्म में सारी पावर ओनर्स के पास है, जो गवर्नमेंट है वो भी इन ओनर्स की हेल्प करने के लिए लगी हुई है, तो वहाँ पे भी दोनों पार्टीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप के अंदर गांधी जी कहते हैं कि कैपिटलिस्ट और लेबर दोनों क्लासेस साथ में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वाली चीज़ तो हो गई, टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। तो क्या वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को कर सकते हैं? ये एक डाउटफुल आंसर हो सकता है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है? प्लूरलिस्टिक अप्रोच यही कहती है कि दोनों पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ट्रेड यूनियन भी है और तुम्हारे ओनर्स भी हैं, और दोनों के पास पावर है नेगोशिएट करने की और इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करने की। तो अगर देखा जाए तो ये और ये दो क्लोज ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो उस अप्रोच की जो मेजर बात है उसकी बात करता है। तो ट्रस्टीशिप की जो मेजर बात थी वो बात थी कि दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कहीं पे भी जो गांधी जी की अप्रोच थी हमने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि दोनों के पास पावर है कि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकें। इनफैक्ट वो क्या कहते हैं कि जो ओनर है वो ट्रस्टी की तरह काम करे। लेकिन जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो एग्जैक्टली यही बात कह रही है कि दोनों पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों के दोनों ये वाले पावर को भी एक्सरसाइज कर सकती है। तो इसका आंसर प्लूरलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। ये हमारी सारी अप्रोचेस थी। इन अप्रोचेस के अंदर ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टम्स अप्रोच इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी गिरी अप्रोच, गांधी अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पढ़नी ये सारी हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं, आप 2 बार ही ये वीडियो देखेंगे आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी। तो ये सारी पढ़नी है, पर इनसे आने के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा पक्का। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे थे, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हुए, 1991 के बाद क्या चेंजेस आए, और 4 कोड्स जो अभी रिसेंटली आए हैं। इन सब चीज़ों को हम अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।